सबसे बड़ा सवाल ये है कि सोए हुए व्यक्ति को तो जगाया जा सकता है जो सो रहा हो, लेकिन जो जानबूझकर आंख बंद कर कर लेटा हुआ हो, जिसका जमीर मर चुका हो या जो मर चुका हो, उसको जगाया नहीं जा सकता। तो मैं तो सोए हुए को जगाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे राजनीतिक गुरु, मेरे आदर्श, मेरे रहबर मान्यवर साहब श्री काशीराम ये कहते थे कि शासक लोगों की बहन बेटियों पर का अपमान नहीं होता, उनकी किस्मतें नहीं लूटी जाती, शासक कौम की जो है हक अधिकार नहीं छीने जाते, उनको सताया नहीं जाता। वो सही कहते थे। 21वीं सदी में भी हम लोग शासक नहीं हैं, इसलिए इस देश में पूर्ण रूप से जो है 85% बहुजन समाज के अधिकार अभी भी सीज हैं। कितनी घटनाएं हैं, पिछले 15 दिन की घटनाओं पे मैं एक जिक्र करना चाहता हूँ इस देश के बहुजन समाज के लोगों से। 2-3 घटनाएं तो ऐसी हैं जो अंदर तक दिल को जला देती है। मैं जानना चाहता हूं, आप मुझे बताएं, क्या हम इस देश में सिर्फ मरने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हमारी जान पशु के जान से भी ज्यादा जो है, पशु की जान भी हमसे ज्यादा कीमती है? हमारी जान की इतनी भी कीमत नहीं है, हमारी इतनी भी वैल्यू नहीं है? क्या हमारी जान इस देश में कहीं मायने रखती है या नहीं रखती है? क्या दलित पैदा होना कोई अपराध है? मैं बहुत सारी घटना पिछले 15-20 दिन की रखूंगा। लॉकडाउन हुआ, हमें लगा कि चलिए लॉकडाउन है, पूरा बंद है, सब लोग जो हैं अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, सुरक्षित रहने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। जाति एक बड़ी चीज है। प्रमाण ये है कि इस बीच में ही सैकड़ों हजारों की संख्या में घटनाएं होती हैं जिनका रोज हमें संज्ञान लेना पड़ता। कोई प्रदेश ऐसा नहीं, कोई सरकार ऐसी नहीं जहां पर ये सब चीजें ना हो रही हों। एक भी सरकार ऐसी नहीं है, एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां लॉकडाउन को हथियार ना बना लिया गया हो, लॉकडाउन को अपराधियों ने अपना सुरक्षा कवच ना मान लिया हो। क्योंकि हम लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, लॉकडाउन की वजह से चुप हैं, क्योंकि संविधान का पालन करते हैं और देश हित में कि कोरोना जैसी महामारी के समय जहां भाजपा के लोग रैलियां कर रहे हैं 144 करोड़ रुपए खर्च करके, वहां हम लोग अपने लोगों की सुरक्षा करें, किसी तरह से उनको समझाएं, जागरूक करें और उनके जीवन की सुरक्षा करें और उनको राशन मुहैया करा दें। हम इसका प्रयास कर रहे हैं। तो मैं अब शुरू करता हूं घटनाओं का जिक्र। एक लंबी लिस्ट है। शुरुआत आज जो है हम करेंगे पारस जौहरी से, जो एक भीम आर्मी का विभाग अध्यक्ष था। उसकी हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या है, नौजवान था वो। मैं किसी भी कीमत पे किसी को, अपने किसी कार्यकर्ता की, पदाधिकारी की हत्या की इजाज़त नहीं देता हूं। तो मध्य प्रदेश सरकार को हमारी टीम ने वहां चेता भी दिया है, अगर 24 घंटे के अंदर वो गिरफ्तारियां नहीं होंगी और अपराधियों को जेल नहीं भेजा जाएगा तो मध्य प्रदेश में अमेरिका की तरह आपको जो है बहुजनों का आक्रोश देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश को एक प्रदेश व्यापी आंदोलन के लिए तैयार रहना चाहिए मध्य प्रदेश सरकार को। मैं किसी को इजाजत नहीं देता कि एक आम कार्यकर्ता की, एक आम बहुजन की भी जान कोई ले ले, लेकिन अगर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पे हमला होगा तो उस प्रदेश के लिए ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। ये आप अच्छी तरह जान लें, ये किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं मध्य प्रदेश की सभी टीम से कहना चाहता हूं वो तैयार रहें। अगर सरकार जरा सी लापरवाही बरते तो सरकार को बताए कि हम अपने दम पर जो है यहाँ पर हैं, किसी की रहबरी पे नहीं है, किसी के रहम पे नहीं है, किसी की अनुकंपा पे नहीं है, हम खुद अपने दम पे यहाँ हैं। इसलिए ये सरकार को खबर होनी चाहिए, भीम आर्मी की पहचान जो है आंदोलन, वो बंद नहीं होना चाहिए। तो एक मामला है अरविंद बनसोड़ का, महाराष्ट्र से, जिसको पुलिस ने तुरंत जो है आत्महत्या का करार देकर जो है उस पर कार्रवाई, लेकिन पूरे महाराष्ट्र के लोग जानते हैं और लगातार उस पर संघर्ष भी कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र की टीम से भी कहना चाहता हूं कि हमारे हाथ पैर बंधे हुए नहीं हैं, हम सिर्फ संविधान की वजह से चुप हैं। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूं कि कमजोर समझ के आप
इस तरह की सरकारी दबाव में कोई कार्रवाई ना करे, क्योंकि हम लोग जो हैं संविधान के सम्मान में चुप है, किसी सरकार के वजह से चुप नहीं है। और मुकदमे जेलें तो एक क्रांतिकारी के लिए गहना होती है। बहुजन समाज में भीम आर्मी की और आज़ाद समाज पार्टी के नौजवानों को तो प्रबल इच्छा रहती है कब उनको मौका मिले जेल जाने का अपने समाज की लड़ाई के लिए। भीम आर्मी के नौजवान चोरी चकारी में किसी अपराध में जेल नहीं जाते, अपने समाज की लड़ाई लड़ते हुए जेल जाते हैं और वो इससे नहीं घबराते, ये याद रहे सरकार को। अरविंद भी एक सामाजिक कार्यकर्ता था, उसके साथ विराट जगताप का मामला है जिसकी हत्या कर दी गई, और ये हत्या सिर्फ और सिर्फ जाति की वजह से की गई है। पूरी घटना महाराष्ट्र के लोग जानते हैं, अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया है। लेकिन ये हौसले अपराधियों में कहां से आ रहे हैं, किस तरह से वो जाति देखते ही जो है उनको दिक्कत हो जाती है, इस पे भी मैं जाति वाले चैप्टर पे भी और आगे बात करूंगा। छोटेलाल दिवाकर जी का मामला है जो यूपी से है, जहां मैं खुद जाने वाला था संभल में, लेकिन प्रशासन ने ये रिक्वेस्ट की, 2 दिन जो है प्रशासन ने घेराबंदी करी, नज़रबंद करके रखा, मुझे घर पे रिक्वेस्ट की कि हम उसमें त्वरित कार्रवाई करेंगे। मैंने लाइव आके आपको बताया भी था। बाकी लोगों की 3 दिन के अंदर अरेस्टिंग और राशुका की कार्रवाई की जो मांग की और परिवार को 50 लाख रुपए के मुआवजे की जो मांग की है, उस पर प्रशासन ने कार्रवाई करने के लिए फाइल आगे बढ़ा दी है। तो ये बड़ा एक मामला था। अमरोहा में मंदिर जाने पर जो है एक बच्चे की हत्या कर दी जाती है जो वाल्मीकि समाज से था। अब मैं दलितों को जातियों में नहीं बांटता हूँ, इसलिए नहीं बांटता हूँ कि मैंने पहले दिन से कहा था कि मैं प्रयास करूंगा कि टुकड़ों में बटे हुए समाज को एकजुट करने का, क्योंकि टुकड़े में बटे हुए समाज का राज नहीं आता। और मैं इस देश में वंचित शोषित तबके का, इस देश के दलित पिछड़े आदिवासी मुसलमानों का राज चाहता हूँ। तो इस शुरुआत मुझे घर से करनी थी, वरना मैं जानकारी के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, छोटेलाल दिवाकर जी धोबी जाति से आते हैं, दलित समाज की। तो हमें जाति में नहीं बंटना है, ये पूरा दलित समाज जो है, आदिवासी समाज, बहुजन समाज एकजुट है और एक है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसी जातियों में बांट के हम पर राज किया गया अब तक, और हम ये गलती नहीं दोहराएंगे। तो आप ये जानकारी रखें। लखनऊ का एक मामला है जिस पे मैंने वीडियो पोस्ट किया, मुकदमा में दर्ज हुआ है, 2 लोग गिरफ्तारी खबर भी आ रही है। उसमें मैंने 24 घंटे का समय दिया है। ये यूपी है, गुजरात की तरह यहाँ ऊना कांड दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। याद रखिए, हम सिर्फ संविधान के सम्मान में चुप हैं, ये भी मैंने जो है बताया है। लेकिन लॉकडाउन को जुल्म का हथियार ना बना जाए, अपराधियों को संरक्षण देने का हथियार ना बना जाए, ये याद रखे सरकार। मुरादाबाद का मामला है, दलित समाज के ही 2 लोग, पिता पुत्र को जो है ईंटों से पीट पीट के हत्या कर दी गई है। भीम आर्मी की टीम वहां लगातार काम कर रही थी और गई भी थी। एक मामला अगर आपके याद हो मैं दोहरा देता हूं। एक दलित समाज की बहन को, नौजवान बहन को, उसके परिवार को पीटा गया सरेआम, एक वीडियो भी आपने देखी होगी। उसका दोष ये था कि वो सार्वजनिक रूप से पानी ले आई थी कुएं से, तालाब से, तो इसलिए उसको पीटा गया। ये कायराना हरकत है। मैं एसी की कुर्सियों, एसी के कमरों में बैठने के लिए, अब नौजवानों को राजनीति करने के लिए नहीं लेके आया हूं। ये जो कायरता हरकत आप करते हैं हमारी माताओं बहनों के साथ, ये याद रखें कि ये लॉकडाउन है, वरना मैं बहुत जल्द पहुंचकर वहां बताता कि ऐसे अपराधियों को क्या सजा दी जाती है। कानून अपना काम सही तरह से करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भीम आर्मी भी अपना काम जानती है। मंदिर में पूजा के प्रवेश को लेके जो है एक दलित युवक की हत्या की गई है लखनऊ में। जौनपुर में निषाद समाज के एक बच्चे को तो ये भी एक मामला बड़ा था। ये आप समझिए, ये सारे लॉकडाउन के मामले बता रहा हूं, और मैं बता भी रहा हूं कि सिर्फ पिछले 15-20 दिन के मामले ले रहा हूं, तो आप समझिए कितने मामले हैं। विक्रम संतोष का मामला है बिहार का ये एक जो है, एक और मामला है बिहार का ही। भोजपुर का गैंगरेप कांड है, गाजीपुर का गैंगरेप का मामला है। तो तमाम मामले बिहार से हैं। लगातार जो है अभी
पासवान समाज के एक जो चौकीदार थे उनकी हत्या की गई है। तो आप समझिए कितने लगातार मामले जो हैं चल रहे हैं। और जरूरी बात यह है कि मॉब लिंचिंग के मामले भी बिहार में बहुत आ रहे हैं। एक बिहार में एक मुस्लिम बच्ची का जो 13 साल की थी उसका जो है उसका मामला भी हमारी टीम ने उठाया है। उसका 2 लोगों ने दुष्कर्म किया है। तो ये सभी मामले मैं आपको बता रहा था, मगर मैं अब एक जो जरूरी बात करना चाहता हूँ वो ये है, ये मैंने क्यों गिनवाए हैं आप सब लोग, क्योंकि इतने अत्याचार के बाद भी हम लोग चुप हैं और अपराधी लॉकडाउन को हथियार समझ बैठे हैं, अपना सुरक्षा कवच समझ बैठे हैं। जब अमेरिका में आंदोलन हो सकता है तो इस देश में भी आंदोलन हो सकता है। कोरोना वहां पर भी है, कोरोना यहाँ पर भी है। तो आप लोग कमर कसें, जुल्म की एक इंतहा होती है और वो अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लॉकडाउन की आड़ में ही संत सतगुरु रविदास जी महाराज के हरिद्वार में मूर्ति खंडित कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले आपको बता रहा हूं। जैसे एक फैसला आज आया है, उसमें कहा गया है कि SC/ST एक्ट को लगाने की कुछ सीमाएं बताई गई। उसमें कहा है कि अगर अपराधी को पहले से ना पता हो कि ये किस जाति का है तो उसमें SC/ST एक्ट नहीं लगेगी। मैं पूछना चाहता हूँ कॉलेजियम से तैयार हुए जजों से, श्रीमान आप ये बताएं, लोग यहाँ हत्या करके अपराध छिपाने के लिए पूरे गवाह तक की हत्या करा देते हैं। उनको जो है पहले तो FIR लिखने पे दबाव बनाते हैं, फिर मुकदमा लिखने के बाद तरह तरह की धमकियां देते हैं। जैसे संभल वाले मामले में पीड़ित परिवार को धमकियां दी जा रही थी। जैसे अभी एक यहाँ पर हरियाणा में एक मामला हुआ है, घर में घुस के पिटाई गई और फिर वापस जाके धमकियां दे रहे हैं लगातार। तो श्रीमान आप ये बताएं कि जब इतना जो है दबाव बनाया जाता है, फिर शासन प्रशासन सरकार द्वारा दबाव बनाया जाता है, कोई अपराधी कबूल करेगा? जहां दुष्कर्म के बाद जो है अपराध से बचने के लिए, सजा से बचने के लिए पीड़िता की हत्या कर दी जाती है, उसको जिंदा जला दिया जाता है, उस देश में जहां इतनी छोटी मानसिकता के लोग रहते हैं, जहां मैंने बताया लॉकडाउन की आड़ में इतने हमले हुए हैं, आप ये मान सकते हैं कि कोई ये बताएगा कि उसको नहीं पहले से पता था कि अब ये किस जाति का व्यक्ति है जिसके साथ अपराध हो रहा है? कौन कबूल करे? कोई अपराध करके कबूल करता है कि मुझे पता था नहीं पता था?